जून 8, 1989, कनाडा। गॉर्डन स्टारशुक, एक म्युनिसिपल पेविंग वर्कर जो कि अपने शिफ्ट टाइम के दौरान एक अबैंडन घर में अपना काम कर रहा था एज यूजुअल। लेकिन अपने काम के दौरान बैकयार्ड में उसे कुछ तो अजीब मिलता है। वो घर बहुत सालों से अबैंडन था, तो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। अच्छे से देखने के लिए वो उसके पास जाता है, और जब वो उसके पास जाता है तो वो और कुछ नहीं, एक लाश थी, एक औरत की लाश, जिसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी और डिस्टर्बिंग थी कि उसे देखा भी ना जाए। उस लाश के हाथ और पैर बुरी तरह से बांध रखे थे, और उसके गले पे एक ब्लैक कलर की स्टॉकिंग बंधी हुई थी, और इसी लाश के बगल में उसका कोट भी पड़ा हुआ था। पर सिर्फ ये एक चीज नहीं थी जिसने उसे ट्रॉमेटाइज किया। वो नोटिस करता है कि उस लाश के अराउंड एक ऑरेंज स्प्रे पेंट है जिससे सर्कल बना हुआ है, और वो लाश उस सर्कल के अंदर है। वो सर्कल एक लाइन को फॉलो कर रहा था। जब वो उस लाइन के पीछे जाता है तो वो एक फ्यूल टैंक के पास पहुंचता है, जिसके बाहर एक मैसेज लिखा हुआ था उसी ऑरेंज स्प्रे पेंट से, और वो मैसेज था सम बिच डाइड हियर। ये सब चीजें इनकाउंटर करने के बाद वो म्युनिसिपल वर्कर तुरंत पुलिस के पास फोन लगाता है। जब पुलिस वहाँ आती है तो इन्वेस्टिगेशन होती है। उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है और पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी रैंडम लेडी की नहीं थी, बट एक ऐसी विमेन की थी जिसे पिछले 7 साल से पता था कि उसकी जान को खतरा है, जिसे पिछले 7 सालों से पता था कि कोई उसे मार सकता है, उसकी जान को खतरा है, कोई उसका पीछा करता है, उसे डराता है, धमकियां देता है। सालों तक उसने कोशिश की कि कोई तो उसे सुने और स्टॉकर को पकड़ा जा सके, पर आज पुलिस को उसी औरत की लाश मिलती है। उस लेडी का नाम था सिंडी जेम्स। पर अजीब बात तो ये है कि इतने सारे साल बीत जाने के बाद, इतने सारे क्लू होने के बावजूद आज तक भी पता नहीं लग पाया है कि सिंडी जेम्स को आखिर मारा किसने, और सिंडी जेम्स आखिर मरी कैसे। द डेथ ऑफ सिंडी जेम्स, कनाडा का एक ऐसा मर्डर जो कि आज तक सबकी समझ के बाहर है। पुलिस, इन्वेस्टिगेटर्स, सबकी समझ के बाहर। पर शायद सिंडी जेम्स जानती थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो कभी बता नहीं पाई। इन 7 सालों में ऐसी कई सारी चीजें थी जिसने हर चीज, हर बात को बस और ज्यादा घुमाया। कुछ लोग इस केस को एक बहुत सुलझा हुआ केस भी मानते हैं, लेकिन अगर हम सिंडी जेम्स की लाइफ को, इन 7 सालों को अच्छे से जाने और समझे, तो ये एक ऐसा केस था जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक ऐसा केस जरूर था जो सबकी समझ के बाहर था, और शायद हमेशा रहेगा। Cindy James was born on 12 June in 1944. She was born in Oliver. उसकी मदर का नाम था मैटिल्डा टिली एंड शी वॉज होम मेकर। उसके फादर का नाम था ओटो हैक, हु वॉज अ इंग्लिश टीचर। ये टोटल 6 भाई बहन थे, जिसमें उसके 3 बड़े भाई और 2 छोटी बहन थी। सिंडी का बचपन काफी अलग गया। वो बहुत काइंड थी, एक ऐसी लड़की जो सबकी बस मदद करना चाहती है। शी हैड अ लॉट ऑफ प्राइवेट डायरीज, लेकिन उसके फादर काफी स्ट्रिक्ट थे एंड काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी दिया करते थे। बट सिंडी की लाइफ अच्छी चल रही थी। अडल्टहुड में शी फाउंड हर करियर इन नर्सिंग। वो वैंकूवर में रहने लगी और अपनी फैमिली से मिलने वो हॉलीडेज पे जाया करती। शी वाज क्वाइट क्लोज टू हर फैमिली। इन 1965 शी मेट रॉय मेकपीस, who was a South African psychiatrist, लेकिन वो उससे 18 साल बड़ा था। They both fell in love and eventually they both married. लेकिन सिंडी के पेरेंट्स रॉय को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रॉय ने उनकी लड़की को मैनिपुलेट किया है। बट स्टिल अपनी बेटी की खुशी के लिए they accepted it. एंड इनकी मैरिज लाइफ काफी सालों तक ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगी। सिंडी ने रॉय पे अब्यूज एलिगेशंस लगाए एंड दोज वर ट्रू ऑल्सो। वेल, इस टाइम पीरियड के दौरान वो ब्लैहिम हाउस के अंदर काम कर रही थी एंड उस जगह पे सिंडी को सब बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स के चलते सिंडी और रॉय अपनी शादी के 16 साल बाद, यानी कि इन द ईयर 1984, अलग हो जाते हैं। सिंडी होप्ड कि शायद अब उसकी लाइफ थोड़ी अलग हो जाएगी, बिकॉज उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से सिंडी बहुत ज्यादा परेशान थी। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से सिंडी की लाइफ आसान तो नहीं बल्कि और भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि अब जो सिंडी के साथ होने वाला था, दैट वाज अ कंप्लीट नाइटमेयर। अपने पति से अलग होने के 4 महीने बाद सिंडी के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई इसके आसपास घूमता है एंड एक अजीब सी प्रेजेंस उसे अपने ही अराउंड फील होने लगी। एंड सिंडी ने भी वही माना जो कोई और भी मानता, कि ये बस एक वहम है। Until on 7 अक्टूबर she got a call. जब वो उस कॉल को पिक करती है, सामने कंप्लीट साइलेंस था और कोई तो था जो उससे अलग अलग आवाजों में बात करने की कोशिश कर रहा था। सिंडी को बहुत अजीब लगा एंड शी हैंग अप द फोन। फिर दोबारा कॉल नहीं आई और अगली कॉल
उसे जल्दी आई 11 अक्टूबर। लेकिन इस बार कॉल पे कोई बहुत जोर से सांसें ले रहा था और इस बार सामने से एक आवाज आती है एंड जो कॉल पे पर्सन था वो कहता है आई गेट यू वन नाइट सिंडी। सिंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि पिछले महीने से ही उसके साथ इतनी अजीब चीज़ें हो रही है। उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है, उसे लगता है कि उसके घर के आसपास कोई उसका पीछा कर रहा है और अचानक से ऐसे कॉल्स आना और कॉल पे कोई ऐसी बात उससे कहता है। सिंडी को समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है इस चीज़ के बारे में। पुलिस उसके घर आती है, देखती है, बट उन्हें कुछ खास नहीं मिलता जिससे वो इस चीज़ को मान सके कि हाँ सच में कोई पर्सन है जो उसे स्टॉक कर रहा है। बट सिंडी वॉज वेरी श्योर ऑफ इट। पुलिस उसे कहती है कि जो भी कॉल्स तुम्हें आए उनका रिकॉर्ड रखो और फिर वहाँ से चली जाती है। 13 अक्टूबर उसके अगले ही दिन एक और कॉल आती है एंड इस बार वो पर्सन दोबारा कहता है सो यू थिंक कॉलिंग पुलिस विल कीप यू सेफ, यू वेट। ये उस पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स थे सिंडी को। और इन अजीब कॉल्स और पिछले महीने से हो रहे इन सारे इंसिडेंट से ये चीज़ तो श्योर थी कि कोई सिंडी का पीछा ज़रूर कर रहा था, लेकिन कौन, क्यों और किस लिए ये श्योर नहीं था। शी ट्राई टेलिंग टू पुलिस, लेकिन बिना क्लू और बिना कोई एविडेंस के पुलिस इस चीज़ पे काम नहीं कर सकती। इन द एंड से को कन्विंस ही करना पड़ा टू काम डाउन। लेकिन ये इंसिडेंट सिर्फ कॉल और प्रेजेंस फील होने तक नहीं रुके। सिंधी ने देखा कि किसी ने उसके विंडो पर पत्थर फेंक के मारा और घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करी थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस घर पे भी आती है एंड हर जगह देखती है, एक भी एविडेंस नहीं मिला वहाँ। एंड इवन ये बात भी आगे आती है कि शायद घर के अंदर कोई घुसा तक नहीं, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ये इंसिडेंट्स बस अब बढ़ते जा रहे थे। 19 अक्टूबर को सिंडी देखती है कि इसके घर के एक तकिए को चाकू से बुरी तरह फाड़ा गया है, जैसे कि किसी लाश को एक चाकू से मारा जाता है। और ये अपने ही घर में देखना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है किसी के लिए भी। ये सब चीजें होने के बाद पुलिस इस केस को अब और भी ज्यादा सीरियसली लेने लग जाती है। कांस्टेबल ने शक किया कि शायद इट वॉज हर हस्बैंड जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही छोड़ा है। लेकिन सिडनी के ओपिनियन इस चीज पे बहुत अलग थे कि उसका मानना था कि रॉय ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ जरूर रॉय उनकी रिलेशनशिप में एक अब्यूसिव पार्टनर था, लेकिन उसका मानना था कि वो इस हद तक नहीं जा सकता। अब पुलिस इस केस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी क्योंकि ये केस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और गहरा होता जा रहा था। पुलिस नेबर से पूछती है, एक नेबर उन्हें बताता है कि उन्होंने सिडनी के घर के बाहर एक अननोन पर्सन को देखा था। एक बार नहीं 3 बार। यहाँ तक तो श्योर हो चुका है कि हाँ देयर इज समवन जो कि सिंडी के पीछे पड़ा हुआ है। एंड हुएवर दैट इज ही इज वेरी क्लेवर एंड क्लियर अबाउट हिज वर्क कि एक भी एविडेंस वो नहीं छोड़ता था जो पुलिस को उसको ढूंढने में हेल्प करे। नवंबर में सिंडी की कार के विंडशील्ड पे शी फाउंड अ फोटो जिसके अंदर एक लाश थी कपड़े के नीचे। सारी चीजें और भी ज्यादा मेस्टअप होती जा रही थी। डेनी कुछ ना कुछ नया, वो एक नई चीज से सिंडी को डराने की कोशिश करता, एक नई चीज से उसे धमकी देने की कोशिश करता। ऑन द वीक ऑफ क्रिसमस उस स्टॉकर ने सिंडी के लिए एक नोट छोड़ा एंड दैट सेड मैरी क्रिसमस, जिसके साथ एक फोटो थी जिसमें एक औरत के गले को चाकू से काटा गया था। एंड पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी, एक एविडेंस तक नहीं ढूंढ पा रही थी। ये सब सिंडी के लिए इनडायरेक्ट धमकियां थी। 27 जनवरी 1983 एक सिंडी के साथ ही काम कर रहे कोवर्कर को सिंडी उसके बेसमेंट में अनकॉन्शियस मिलती है। उसके गले के अराउंड एक नायलॉन स्टॉकिंग बंधी हुई थी। सिंडी को जब होश आया तो उसने बताया कि उसे 2 लोगों ने अटैक किया था। उसे वो गैरेज लेकर गए एंड दे आल्सो सेक्सुअली असॉल्टेड हर। वो 2 लोगों ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी बहन को मार देगी। बट अजीब बात तो ये थी कि सिंडी के ऊपर एक भी साइन नहीं था फिजिकल अब्यूज का। और इस चीज के बाद जो व्यूज ओपिनियन इस केस पर बन रहे थे पुलिस एंड बाकी लोगों के, वो अचानक से सारे उल्टे हो जाते हैं कि अगर उसकी बॉडी पर एक भी निशान नहीं था एंड उसने बताया कि उसके साथ ये सब हुआ है बट इसका कोई एविडेंस नहीं दिख रहा। इट वॉज बीइंग कंक्लूडेड दैट शी इज लाइंग टू ऑल ऑफ अस एंड कोई स्टॉकर नहीं है, कोई इसका पीछा नहीं कर रहा है एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यही एक पॉइंट था जहाँ से इस चीज के बारे में लोगों के ओपिनियंस डिवाइड हो जाते हैं। फरवरी 1 को वो घर अपना चेंज कर लेती है। शी मूव टू वेस्ट वैनकूवर, ये होप करते हुए कि शायद अगर वो अपना घर बदल लेगी तो स्टॉकर उसे नहीं ढूंढ पाएगा, उसे नहीं पकड़ पाएगा एंड शायद
वो उसे भूल जाए, उसका पीछा छोड़ दे। बट एक हफ्ते के अंदर शी गॉट अ नोट जिस पे लिखा था, रन रैबिट रन, आई शो यू हाउ गुड आई एम। घर चेंज करने से, दूर चले जाने से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी सिंडी के पीछे था और इसीलिए वो दोबारा घर बदलती है इन अप्रैल 1983। एंड अब धीरे धीरे रॉय कोशिश कर रहा था सिंडी की लाइफ में वापस आने का, क्योंकि उसे भी पता था कि सिंडी के साथ क्या चल रहा है। एंड इस वजह से सिंडी की मेंटल हेल्थ पे भी अब असर आने लगा था, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट अपने साथ होते हुए देखना बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग है किसी के लिए भी। सो वॉज फॉर सिंडी। रॉय उसे गिफ्ट भेजता है एंड ऑल्सो बुक्ड हर अ फ्लाइट फॉर इंडोनेशिया, तो वो अपने भाई से मिलके आ सके, तो शायद उसका माइंड थोड़ा सा ईज हो जाए। 22 अगस्त को वो अपनी इंडोनेशिया की ट्रिप से वापस आती है एंड वापस आने पे शी वॉज वेलकम्ड विद अनदर नोट। एंड वो समझ चुकी थी कि वो इस रैपिड होल से नहीं निकल पा रही है। वो कितना भी घर बदल ले, कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर ले, वो उसे हमेशा ढूंढ लेता था। वो अपनी कार को कलर से पेंट कर देती है एंड ऑल्सो हायर्ड अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फॉर हरसेल्फ। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने सिंडी के साथ 6 साल बिताए थे और सिंडी के बारे में उसने जो बताया वो चीज़ भी काफ़ी अजीब थी। उसने बताया कि वो हमेशा पैनिक रहती थी, सेफ्टी आइटम्स अपने साथ रखती थी, बट देखा जाए तो एक नॉर्मल बिहेवियर होगा एक ऐसी इंसान का जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। उसने ये भी बताया कि उस 6 साल के पीरियड में जब वो सिंडी के साथ था, 2 इंसिडेंट्स वर रियल। एक बार सिंडी की 3 बिल्लियों की मौत हुई थी, उसे मारा गया था विद अ रोप। ही ऑल्सो टोल्ड कि सिंडी प्राइवेट डायरीज में रॉय मेकपीस को अक्यूज करती थी गार्डन खराब करने के लिए। कॉल्स उसे सिर्फ उसे घर पे नहीं वर्क प्लेस पे भी आते थे। चीजें बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो रही थी सिंडी की लाइफ में। ऑन 13 जनवरी 1984 उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने उसको एक 2-वे रेडियो दिया था। अचानक से उसको बहुत अजीब आवाजें आने लगती है। वो तुरंत सिंडी के घर पे जाता है, रात का समय था, और जब वो उसे घर पे पहुंचता है और जो वो देखता है, सिंडी अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी लिविंग रूम फ्लोर पे और उसके हाथ में एक नाइफ को स्टैब कर रखा था। बगल में ही एक नोट पड़ा था, नाउ यू डाई कम। सिंडी को होश आता है, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कौन था। वो बताती है कि उसे किसी ने पीछे से अटैक किया, उसके सिर पर उसे मारा। उसे कुछ खास तो ज्यादा चीजें याद नहीं थी, पर एक और चीज जो उसे थोड़ी थोड़ी याद थी कि उसके आर्म में हाइपर नीडल उस पर्सन ने इंजेक्ट की थी, पर उसकी बॉडी में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता ड्रग्स या फिर किसी भी चीज का। सब अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं। रॉय का मानना था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जो सिंडी को स्टॉप कर रहा है या फिर सिंडी के पीछे पड़ा हुआ है, ये कोई माफिया है। वो इसको कनेक्ट करता है जहाँ पे वो काम कर रही है उस जगह से, शायद वहां से कोई माफिया या फिर गैंग है जो सिंडी के पीछे पड़ी हुई है। एंड रॉय इस चीज के लिए काफी सारे एविडेंस देता है एंड समझाने की कोशिश करता है। सिंडी के फादर उसे मना कर देते हैं एंड उसे दूर रहने को भी कहते हैं सिंडी से, क्योंकि इसका मानना था कि रॉय की वजह से भी सिंडी की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एक रात सिंडी की एक डॉग थी जिसका नाम था हीडी। जून 18 को उससे भी फिजिकली असॉल्ट किया गया था एंड कुछ सेक्सुअल इमेजेस थी जो कि उसके पास मिली थी। वो स्टॉकर सिर्फ सिंडी को टारगेट नहीं कर रहा था, बट वो सारी चीज़ें कर रहा था जो सिंडी को हर्ट करे एंड उसे डराए। एक दिन तो सिंडी के घर पे 2 अननोन पर्सन आते हैं जो खुद को पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं एंड जब वो पुलिस को कॉल करती है दे बोथ डिसअपीयर। वो स्टॉकर पीछे पड़ चुका था सिंडी के एंड शायद सिंडी के पास कोई भी तरीका नहीं बचा था जिससे वो उससे भाग सके। उसने सब कोशिश किया, घर बदला, पुलिस को फोन किया, अपनी सारी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर चुकी थी कि इवन इन्वेस्टिगेटर तक हायर कर रखा था। उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था उसके खिलाफ। इस पॉइंट तक आते आते शायद कोई भी नॉर्मल पर्सन होप छोड़ देगा। से एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कभी सिंडी बेहोश मिलती, बहुत बुरी तरह उसे मारा गया होता, कभी कोई इसे घर पे आके आग लगा देता था। उसके ऊपर आर्सन अटैक्स भी हुए थे, एक नहीं 2-3 बार। कभी घर की चीजें इधर उधर मिलती तो कभी कोई इसका पीछा करता। जनवरी 1985 में सिंडी ने एक बहुत अजीब बयान भी दिया। टोल्ड कि एक बार की बात है जब वो अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रिप पे गई हुई थी ऑन एन आइलैंड। रॉय, सिंडी एंड सिंडी की सिस्टर ये तीनों वहां गए थे, लेकिन वहां पे रॉय ने पर्सन का मर्डर किया, एक मैन एंड वीमेन, एंड उसने उन दोनों के ब्लड को सिंडी के फेस पर लगाया था। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इस चीज का कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये चीज सिंडी की बहन और रॉय मेकपीस दोनों ने बिल्कुल डिनाई करी। शायद ये बात झूठ भी थी और सबने इस बात को झूठ और गलत ही माना, क्योंकि सबका मानना था कि अब इन सारी इंसिडेंट्स एंड इतनी सारी चीज़ों के बाद सिंडी की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड शायद वो अब कुछ भी कह रही थी। शी इवन वंस ट्राइड सुसाइड। वो स्टॉकर सिंडी को मेंटली इतना हरास कर चुका था कि
सिंडी अब अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि आपकी जान को खतरा है, आपको कभी भी वो स्टॉकर आके मार सकता है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आपको उसके बारे में एक चीज नहीं पता। सारी हेल्प होने के बावजूद भी और कम्प्लीटली हेल्पलेस। एक के बाद एक और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स उसके साथ होते हैं। कभी वो अनकॉन्शियस मिलती है, हॉक टाइड, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, तो कभी कुछ अटैक्स उसके ऊपर किए जाते हैं। फिर आता है 25 मई 1989। शाम के 4 बजे सिंडी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ से निकल जाती है। सिंडी बहुत खुश थी। स्टाफ ने सबने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन, क्योंकि 2 हफ्ते से कोई भी अटैक, कोई भी नोट, कुछ भी सिंडी को नहीं भेजा था स्टॉकर ने। एंड सिंडी और सबको अब ये लगने लगा था कि शायद उसने सिंडी का पीछा छोड़ दिया है, शायद वो पीछे हट चुका है। वो अपना पीछा किया दिया। हैप्पीली शी विजिटेड बैंक, की बॉट ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स। शी प्लान्ड कि आज रात उसे अपनी फ्रेंड एंड उसके हस्बैंड के साथ कार्ड्स गेम खेलना है, फॉर विच शी वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन उसके बाद वो नहीं दिखी गई। दिस वाज द लास्ट टाइम जब उसे देखा गया। 10 बज चुके थे। फ्रेंड एंड उसकी फ्रेंड का हस्बैंड देखते हैं कि सिंडी गायब है, एंड पीछे जो चीजें हो चुकी थी उन सबसे वो दोनों अवेयर थे। सिंस गॉड्स थे पहले से सिंडी के कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो पुलिस ज्यादा टाइम नहीं लगाती एंड तुरंत उसे ढूंढने में लग जाती है। सिंडी का घर लॉक था। घर खोल के जब देखा गया तो सारी चीज अपनी जगह पर थी, एक भी चीज इधर से उधर नहीं हो रहा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें सिंडी की कार मिलती है एंड दैट वाज अबैंडन्ड। सिंडी वहाँ नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था सिंडी का। उसकी कार में उसका ब्लड जरूर मिला था, लेकिन सिंडी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशंस होती है बट सिंडी कहीं मिल भी नहीं रही थी एंड शी वाज फाइल्ड एज अ मिसिंग पर्सन only to be found on 8 जून in an abandoned house। कई सारे सस्पेक्ट को देखा जाता है, कई सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कई सारे लोगों पे शक किया जाता है, पर सिंडी जेम्स को किसने मारा इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। सब अपने डिफरेंट ओपिनियंस बनाते हैं। कोई कहता है कि सिंडी जेम्स को मेंटल सिकनेस थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर एंड ये सब बस उसकी हेलुसिनेशन थी। बट आखिर सच क्या था? Nobody ever got to know। किसी ने उसकी फैमिली को ब्लेम किया तो किसी ने पुलिस को, बट रियलिटी तो ये थी कि सिंडी जेम्स अब नहीं रही थी एंड दैट स्टॉकर बून। काफी ज्यादा इस पे इन्वेस्टिगेशंस होती है, बट 1 साल बाद इस केस को थक हार के बंद करना पड़ा एंड द डेथ वाज फ्रॉम एन अननोन इवेंट। शी डाइड फ्रॉम ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। 7 साल, न जाने कितनी इन्वेस्टिगेशन एंड कितने सस्पेक्ट, मेनी थ्योरीज, बट 37 साल बाद भी सिंडी जेम्स डेथ केस इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट मिस्टीरियस केस। शायद हमेशा रहेगा क्योंकि दैट स्टॉकर एंड किलर वोन एंड सिंडी जेम्स को कोई जस्टिस नहीं मिला।